हेलो एवरीवन। देखो तो आवाज आ रही है? ठीक है, चलो बेटा आज हम लोग थोड़ा वोकैब कर ले। और अगेन मैं वॉल्यूम नहीं सॉरी वोकैब बुक से ही लेके आई हूँ। देख लो जरा सा सुमति का। और वर्ड्स रिलेटेड टू वर्शिप लेके आई हूँ बेटा। ये आपके वॉल्यूम ये आपके वोकैब बुक में है, वर्ड्स रिलेटेड टू वर्शिप। ध्यान से देखो, सबसे पहला बहुत ही आसान है ना, दैट इज टेम्पल। सेकेंड भी आसान है, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब आसान है। नेक्स्ट आओ मॉस्क। बेटा मॉस्क क्यों नहीं बोलना, इट्स मॉस्क। यानी कि जहां पे हिंदू वर्शिप करते हैं, जहां पे क्रिश्चियन वर्शिप करते हैं, जहां पे सिख है ना वर्शिप करते हैं, जहां पे मुस्लिम्स वर्शिप करते हैं। बोलोगे ये क्या, ये तो बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं आप। बेटा इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। क्वेश्चन आता है सिनागॉग से। सिनागॉग का मतलब होता है जहां पे पारसी ज्यूज जो होते हैं ना बेटा, ज्यूज को क्या कहते हैं, यहूदी कहते हैं ना। हाँ पारसी नहीं, यहूदी। जहां पे यहूदी यानी जो ज्यूज होते हैं वो वर्शिप करते हैं। बेटा याद रखना, जैसे हमारे लिए टेम्पल होता है वैसे लिए ज्यूज के लिए सिनागॉग होता है। ठीक है, अब देखो सिनागॉग याद रखना क्या है, ज्यूज के लिए जो वर्शिप प्लेस है ज्यूज का, उसको सिनागॉग कहते हैं। नेक्स्ट आओ वर्ड कॉन्वेंट। कॉन्वेंट बेटा ऐसी जगह है जहां पे नन्स रहती है ना। जो क्रिश्चियंस देखते हो, जो उनके जो सेंट होते हैं ना, वो नन्स जहां रहती हैं उसको कॉन्वेंट कहते हैं। इसलिए अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हो आप तो आपको पता होगा, वहां पे जनरली सिस्टर्स होते हैं, है ना, सिस्टर्स होती हैं जो नन्स होती है। तो कॉन्वेंट्स होता है जहां पे नन्स रहती है। बेटा विहार या विहारा कहते हैं, इंग्लिश में विहारा कहते हैं। यहाँ पे वो मंक्स रहते हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सो जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं ना, जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं बेटा, वो विहारा में रहते हैं। यानी कॉन्वेंट में कौन रहता है, नन्स। विहारा में बुद्धिस्ट मंक्स यानी कि जो बुद्धिज्म का पालन करने वाले अनुयायी होते वो रहते हैं। मोनास्ट्री, इसको मठ कहेंगे। अब मोनास्ट्री तो अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, हर धर्म के मोनास्ट्रीज होते हैं। तो बस याद रखना मोनास्ट्री होता है जहां पे मंक्स रहते हैं। बेटा मॉन्क्स नहीं कहना, मंक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जहां पे मंक्स रहते हैं वो मोनास्ट्री कहलाते हैं। ओके, श्राइन क्या है, देखना कई जगह पे कहोगे भाई यहाँ पे सिखों का श्राइन है, यहाँ पे मुस्लिम्स का श्राइन है। श्राइन ऐसा जगह होता है बेटा जो होली प्लेस होता है, अ प्लेस ऑफ वर्शिप दैट इज होली। होली का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। होली का मतलब क्या है, पवित्र। बिकॉज ऑफ अ कनेक्शन विद अ होली पर्सन और ऑब्जेक्ट। या तो वहां पे उसने बैठ के वो पूजा करता था, या मरने के बाद वहां पे उसे दफनाया गया हो, वो एक श्राइन बना दिया जाता है किसी के लिए। तो वो होली प्लेस होता है जहां पे कोई वर्शिप करता है, वर्शिप किया जाता है, क्योंकि वो किसी से कनेक्टेड है। स्तूप, आप पढ़े होंगे स्तूप के बारे में हिस्ट्री में। ये एक इस तरह का शेप का होता है और इरेक्टेड होता है बुद्धिज्म से रिलेटेड। सो बुद्धिस्ट श्राइन्स के जगह पे आपको दिखेगा स्तूप। स्तूप होते हैं कई जगह पे, आप देखोगे ये जो स्तूप होते हैं ना, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो उसी से तो जानकारी मिली कि किस काल में स्तूप बना, किसने बनाया, बुद्धिज्म के किस फेज से रिलेटेड है वो। ठीक है, देखो अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इरेक्टेड एज अ बुद्धिस्ट श्राइन, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है और बुद्धिस्ट श्राइन से रिलेटेड होता है। ठीक है अनुज, क्या क्लियर नहीं आ रहा बेटा? मंक्स का मतलब बेटा जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, मठ में मठाधीश जो होते हैं, है ना, वो सब जो रहते हैं सारे अनुयायी रहते हैं, ठीक है ना, सारे जो पूजा पाठ करने वाले पुजारी टाइप के लोग होते हैं वो रहते हैं। यह सांची स्तूप बहुत फेमस है, अशोक के बहुत सारे स्तूप है ना। नेक्स्ट आओ, वही बताया मैंने। अब आपने पूछा मैम मंक कौन होता है, तो मैंने क्या कहा, जो साधु होंगे, जो सन्यासी होंगे, कोई रिलीजियस ग्रुप का कोई एक मेंबर। जनरली ये अनमैरिड होंगे, शादी नहीं करते, और ये किसी हु लिव इन अ
monastery, who live in a monastery. अरे यार क्या हो रहा है? बेटा बूशवा कहते हैं शुभम, उसको मिडिल क्लास लोगों के से रिलेटेड होता है. हाउ मच टाइम आई हैव निकिता, द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर. ठीक है, एंड आस्क्ड हिम हाउ मच टाइम ही हैड. बेटा मुझे पढ़ाने तो दो, तुम लोग अननेसेसरी बकवास करते रहते हो. मंक का मतलब क्या कहा मैंने? साधु टाइप व्यक्ति जो अनमैरिड होगा, शादी नहीं करेगा. हाँ, जैसे योगी जी, बिल्कुल सही कहे वंदना, है ना. तो मंक ही तो है, वो किसी एक मोनास्ट्री का मेंबर है और वो रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते हैं. ऐसे लोग शादी वगैरह नहीं करते. ठीक है, नेक्स्ट आओ, नन. बेटा नन वर्ड्स रिलेटेड टू वर्शिप देख लो बेटा, आपके वोकैब बुक में है. नन वैसी सेम अनमैरिड वुमेन जो कहाँ रहती है, जो कॉन्वेंट में रहती है. बेटा ये क्रिश्चियंस होती हैं. ठीक है, मेंबर ऑफ अ फीमेल रिलीजियस ग्रुप हु लिव इन चैस्टिटी. चैस्टिटी का मतलब होता है बेटा पवित्रता. पवित्रता. ये लोग शादीशुदा नहीं होती और बिल्कुल पवित्र लाइफ बिताती हैं और ये शादी नहीं करती. ठीक है, समझ में आया नन? हाँ, मंक में दो एग्जाम्पल आपके पास है, लखन, रामदेव, बाबा रामदेव, है ना, योगी जी. ठीक है, पेज 274 है. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया. मंक एंड नन यानी कि मेल पुरुष है, शादीशुदा नहीं, किसी रिलीजियस ग्रुप का, और मठ में रहते हैं, तो वो मंक है. शादीशुदा नहीं है, महिला है और कॉन्वेंट में रहती है, वो नन है. नेक्स्ट आओ, ऑल्टर. बेटा जब आप किसी चर्च में जाओगे ना, तो थोड़ा जो ऊंचा स्थान होता है सीढ़ी चढ़ के, जहां पे खड़े होके लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी के वचन आपस में एक्सचेंज करते हैं. ठीक है ना, उस जगह पे ऑल्टर कहते हैं उसको. तो इसीलिए क्रिश्चियंस लोग जब एक दूसरे को प्रपोज करते हैं ना, तो कई बार पुरुष ये कहेगा महिला को, आई वॉन्ट टू टेक यू टू द ऑल्टर. यानी कि ऑल्टर मतलब हुआ कि वही ऊंचा स्थान पे ले जाऊंगा अपने चर्च में, जहां पे दोनों एक दूसरे से प्रण लेंगे कि हाँ शादी, आई टेक यू एज माई हस्बैंड, आई टेक यू एज माई वाइफ. वो कहते हैं एक दूसरे से जो वचन होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं. बेटा याद रखना, अगर आप हिंदू धर्म की बात करोगे तो ऐसे ही ऊंचे स्थान पे जहां पे बलि चढ़ाई जाती है उसको ऑल्टर कहते हैं, TAR. ठीक है ना. सो ऑल्टर, अ हाई टेबल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज इन द सेंटर ऑफ ए रिलीजियस सेरेमनी और ऑफरिंग्स फॉर गॉड. or for offerings or used for offerings for God, जो मैंने कहा जिसमें बलि वगैरह या चढ़ावा वगैरह चढ़ाया जाता है. ठीक है, मदर टेरेसा नन थी. वेरी गुड मानसी, फेमस आप जानते हो जिनको, उसी का नाम ले रहे हो, सही है. क्रूसीफिक्स. बेटा जो जीसस क्राइस्ट थे उसको क्रूसीफाई किया गया था, और क्रूसीफाई किया गया था क्रॉस पे, ऐसा क्रॉस था उस पे क्रूसीफाई किया गया था. तो क्रूसीफिक्स वैसे ही क्रॉस का एक मॉडल होता है जिसमें आपको जीसस क्राइस्ट दिखेंगे, चाहे खाली वो क्रॉस दिखेगा. तो वो क्या है? स्मॉल मॉडल ऑफ क्रॉस विद अ जीसस क्राइस्ट ऑन इट. जैसे देखते हो कई बार रहता है, कितने नन्स वगैरह को देखोगे क्रॉस पहनी रहेंगी, उसमें जीसस क्राइस्ट ऐसे सूली पर चढ़े हुए हैं उसके साथ, तो उसको क्रूसीफिक्स कहते हैं. वो एक साइन है. ठीक है, और जनरली ये क्रिश्चियंस पहनते हैं. नेक्स्ट आओ, स्तूप. जनरली आप देखोगे जब आप चर्च जाओगे, वहां पे बाहर दरवाजे पर या कभी कभी अंदर भी एक कटोरा सा होगा जो दरवाजे पर ही लगा रहेगा, और उसमें होली वाटर, जो उन लोग पूजा में पर यूज करते हैं ना वाटर, वो होली वाटर रखा रहेगा. तो उस जो फनल जैसा शेप का है, फनल नहीं कटोरे जैसा शेप का है ना, बॉल शेप का होगा, उसको क्या कहेंगे? स्तूप.
अ बेसिन फॉर होली वाटर स्पेशली ऑन द वॉल नियर द डोर ऑफ अ चर्च। जैसे चर्च, हम कॉन्वेंट स्कूल से हूं मैं, तो वहां पे अंकुश अभी आ रहे हैं, जब चर्च ले जाते थे सिस्टर्स वगैरह हम लोग को, तो दरवाजे के किनारे पर एक लगा रहता था बेसिन टाइप का, तो उसमें जो पानी होता था वो हम लोग को अपने ऊपर छिड़कना पड़ता था। उसको छिड़कने के बाद होता था कि आप पवित्र हो गए। ठीक है, देखो। और जानते हो सबका मीनिंग बगल में लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग जैसा है वो लिख दिया है। नेक्स्ट आओ, कन्फेशनल। बेटा कन्फेशन का मतलब होता है अपने पाप को स्वीकारना, कन्फेशन करना। आपको पता है जब कोई क्राइम करता है तो बेटा वो कन्फेस करता है। जो क्रिश्चियंस होते हैं ना बेटा, वहां पे कन्फेशनल होता है। वहां पे एक पर्दा सा लगा रहता है, एक छोटा सा रूम बना रहता है, और अंदर फादर बैठते हैं, बाहर कोई व्यक्ति बैठा रहता है, और कोई व्यक्ति बैठा नहीं रहता, कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है और फादर से कन्फेस कर सकता है कि मैंने ये पाप किया है। और अगर उसने कन्फेस किया तो फादर का धर्म होता है कि वो कन्फेशन सिर्फ अपने तक रखे और फिर भगवान से वो प्रेयर करे कि भाई इसको किसी तरह से इस पाप से मुक्ति दिला दो। यानी कि ऐसा रूम जिसमें फादर बैठ के लोगों के कन्फेशन सुनते हैं उसको कन्फेशनल कहते हैं। An enclosed stalls in a church by a curtain, curtain मतलब पर्दा लगा हुआ, in which a priest यानी कि वही जो पादरी होते हैं, sits to hear confessions यानी जहां पे गुनाह कबूले जाते हैं, उसमें स्थान जहां पे फादर बैठते हैं। भोला कुमार बेटा सबका कमेंट्स विजिबल है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम अननेसेसरली अपना प्रेजेंस दिखाना क्या मतलब बनता है? कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो करो, आपका जेन्युइन क्वेश्चन होगा मैं जवाब दूंगी। अननेसेसरी क्वेश्चन सभी करोगे जो इससे रिलेटेड नहीं है। चलो नेक्स्ट आओ, स्क्रिप्चर्स। आपके रामायण महाभारत में क्या है? रामायण में, गीता में स्क्रिप्चर्स ही तो है। स्क्रिप्चर्स क्या है? बुक्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजियन, जिसको कहते हैं धर्म ग्रंथ। उसमें स्क्रिप्चर्स ही तो है ना। यानी कि जो चीजें लिखी हुई है, जो बुक्स है, उसको तो स्क्रिप्चर्स ही कहेंगे, राइट। ट्रेडिशन एंड कल्चर। बेटा ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ? ऐसे रीति रिवाज जो इतने पुराने हो गए हैं कि आपके धर्म में समा गए, वो धर्म का एक भाग बन चुका है बेटा, उसको हम ट्रेडिशन कहते हैं। A custom or way of doing something that people in a particular society have continued to follow for a long time. जब कल्चर बहुत पुराना हो जाता है तो ट्रेडिशन हो जाता है। ठीक है, कल्चर जब बहुत पुराना हो जाए, अब जैसे अंग्रेजों का एक कल्चर है, एक कस्टम है, कोई आता है तो उसको चाय परोसते हैं, है ना। तो बहुत पुराना हो जाए और किसी के एक पर्टिकुलर धर्म में समा जाए, जैसे सती प्रथा, तो वो क्या हो गया? वो ट्रेडिशन हो गया। ठीक है, अच्छा सेंचुरी छूट गया, ठीक है रुको। कल्चर, ध्यान से सुनना बेटा, क्या कहा मैंने? जब कल्चर पुराना हो जाए तो ट्रेडिशन हो जाता है। कल्चर क्या है भाई? कोई भी संस्कृति, रिवाज। आप कहोगे मैम अब कल्चर तो कुछ और पढ़ाए थे, आपने कल्चर में कहा था ब्रीडिंग, पालन। बेटा जब वो पिस्सी के बाद आया तो पिस्सी कल्चर, मछली पालन। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का मतलब हो गया जो रेशम की कीड़े हैं उसका पालन, है ना। एविकल्चर, पंछी पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। लेकिन यहां पालन नहीं है, यहां पे कल्चर है, जो आपके हिस्ट्री में जो कल्चर पढ़ते हो। संस्कृति, कल्चर, रिवाज, कस्टम, प्रथा बहुत पुरानी हो गई, प्रथा बन गई तो ट्रेडिशन। समझ में आया? यस, दास प्रथा था, खत्म हो गया। सती प्रथा खत्म हो गया। आप कहोगे मैम प्रथा क्यों? बेटा बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना था, इसीलिए प्रथा, इसीलिए ट्रेडिशन। ठीक है, कस्टम नया ही है, मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। धर्म में खासकर समा जाए तो ट्रेडिशन।
और कल्चर, कहीं की संस्कृति की पढ़ाई कर रहे हो तो वहां की कल्चर की पढ़ाई करते हो आप। द कस्टम ऑफ बिलीव्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, वहां का कल्चर। ठीक है। सैंक्चुरी, सुनो बेटा, सैंक्चुरी का दो मतलब है। एक तो सैंक्चुरी होते हैं जहां पे जानवरों को कुछ ऐसे जगह पे रखा जाता है जहां पे उसका प्रोटेक्शन हो सके। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जानते हो ना, है ना, फॉरेस्ट में तो अंधाधुंध हंटिंग होती थी, तो थोड़ा उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। देखो, वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड। और सैंक्चुरी ऐसा प्लेस भी होता है। अब देखो सैंक्चुरी क्यों कहा गया इनको, जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि उनको बाकी लोगों से अलग हटा के ऐसे सुरक्षित जगह रखे जाए जहां पे ये गंदगी जो है ना, यानी कि हंटिंग का, लोगों का आना जाना, ये सब रोका जा सके। ऐसे ही कोई ऐसा पवित्र स्थान जो थोड़ा पवित्र है, जहां पे लोग ऐसे आ जा नहीं सकते, पवित्र स्थान, वही तो सैंक्चुरी था बेटा। वही सैंक्चुरी से उठा के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में जो वर्ड आया है ना, वो इसीलिए आया है क्योंकि सैंक्चुरी का एक्चुअली मीनिंग क्या था? एक्चुअल मीनिंग अ सेक्रेड, यानी पवित्र प्लेस सेट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, वो सैंक्चुरी कहलाता था, पवित्र स्थान। तो इसलिए कहा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, भाई ऐसा पवित्र स्थान जहां पे हंटिंग तो नहीं हो सकता, है ना, तो उसको सैंक्चुरी कहा गया। तो इसलिए सैंक्चुरी का जो एक्चुअल मीनिंग आप पढ़ते हो जीके में बेटा, वो आया है इस वर्ड से कि एक पवित्र स्थान जो बाकी दुनिया से अलग हटा के रखा गया है। समझ में आ गया? बनीराम, हमने टेस्ट में कराया था, मेज, मेज मतलब जाल हो गया, MAIZE, ठीक है, वो भुट्टा हो गया। अब बाकी दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो समझ में आ गया ये यहां तक। नेक्स्ट आओ, बिलीफ। बिलीफ का मतलब विश्वास, मान्यता। हिंदूज के अपने बिलीफ्स है, मुस्लिम्स के अपने बिलीफ्स है, क्रिश्चियंस के अपने बिलीफ्स है। कहोगे बिलीफ्स क्या? आयुष, मान्यता, विश्वास, है ना। जैसे हिंदू कस्टम्स के कुछ बिलीफ्स होते हैं जिस पर विश्वास करते हो। आप कहोगे हाँ, पुनः जन्म होता है, मरने के बाद स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट होता है। मुस्लिम्स विश्वास नहीं करते पुनः जन्म पे, तो उसके अपने बिलीफ्स है। यहूदियों के अपने बिलीफ्स है, यानी कि क्या? अ फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज ट्रू, morally good, or that someone or something really exists, कि ऐसा होता है। ये बिलीफ इज उस धर्म का बिलीफ, मान्यता या विश्वास जिसको कहते हैं बेटा। नेक्स्ट आओ, मीनार। मीनार एंड मिनारेट, ये दोनों देख लो ध्यान से। मीनार जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, टावर से होंगे, जैसे चार मीनार, है ना। खासकर इंडिया में आप इसको देखोगे मीनार को। और ये मीनार जो है ना, ये मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, तो मुस्लिम कॉन्सेप्ट का ही जो वर्ड है वहीं से वर्ड आया है मीनार। ये छोटे जो होते हैं ना, मिनारेट कहलाते हैं। जो एक मॉस्क यानी कि एक मस्जिद के बगल में एक टावर बिल्ट होते हैं, वो मिनारेट कहलाते हैं। यानी अगर वो अकेले अपने में है ना, अपने में है तो वो मीनार है, और अगर किसी मॉस्क यानी किसी मस्जिद के बगल में है तो मिनारेट है। बिलीव का मतलब होता है वंशिका, विश्वास करना। ये बिलीफ है, मान्यता, विश्वास, ये नाउन में। ठीक है, सलमान का मैसेज कॉपी करना। कुतुब मीनार, यस, चार मीनार देखते हो। खासकर ये मीनार वर्ड यहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अब आओ देरासर। बेटा ये आप देरासर या डेरासर सुनोगे, ये होते हैं जहां पे जैन्स की धर्म की बात होगी ना। आप अगर चले जाओगे, जैसे गिरिडीह के पास है मधुबन, अगर वहां चले जाओगे तो वहां पे आपको जो उनके टेम्पल्स दिखेंगे ना जैन्स के, उसको डेरासर कहते हैं। वो अ टेम्पल फॉर द फॉलोवर्स ऑफ जैनिज्म, यानी कि
अगर यहूदियों का है तो सिनागॉग, और अगर जैन्स का है तो डेरासर। ठीक है। आयुष निगम, मैम मेरे कमेंट्स पढ़ पा रही हैं? अब बेटा अगर हम पढ़ लेंगे तो क्या कर लेगा तुम, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या करोगे? अब मतलब कमेंट तुम्हारा पढ़ ले तो क्या पढ़ ले, कोई ढंग का कमेंट हो तो पढ़ लूं मैं? हाँ। मोनू, अ टेबल ऑफ फ्लैट सरफेस वर ऑफरिंग आर मेड टू अ डेटी, क्या कहते हैं उसको? अभी तो बताया था, ऑल्टर। यस घनश्याम पारसनाथ, यस। तो वहां पे आपको दिखेगा डेरासर। ठीक है, यानी कि टेम्पल फॉर द जैन्स को डेरासर कहते हैं। बेटा मीनार, बड़े बड़े मीनार होते हैं, है ना, और कोई मीनार अगर छोटे हो और किसी मॉस्क यानी कि जो मस्जिद उसके बगल में हो वो मिनारेट हो, मिनारेट कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आओ, कल्ट। कल्ट क्या है बेटा? ये पंथ होते हैं, अलग अलग पंथ, जैसे कहते हैं ना अब हिंदू के अंदर, हिंदूज के अंदर अब देखोगे सिख को, बुद्धिस्ट को, सबको इनको पंथ मान लिया गया है हिंदुइज्म के अंदर ही। आप अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के अनुसार चलोगे तो वही तो है। अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, especially the one not recognized as an established religion। तो हुआ क्या ना, शुरू में इनको पंथ माना गया क्योंकि ये निकले तो थे हिंदुइज्म से, लेकिन बाद में इनको एक प्रॉपर रूप से, एक जिसको कहते हैं ना अलग से रिलीजन के रूप में इसको माना गया। तो हुआ क्या ना कि कहा गया पंथ, अलग अलग पंथ के लोग। भाई पंथ का मतलब क्या हुआ कि भाई ठीक है आप हिंदू से निकले हो और आप कुछ अलग हो गए, लेकिन बाद में तो क्या कहा कि नहीं ये अलग धर्म है। तो जब उनके फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं ना बेटा, तो वो अलग धर्म के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं, और फॉलोअर्स कम होते हैं तो उनको पंथ मान लिया जाता है। जैसे बहुत सारे यहाँ पर आप इंडिया में देखोगे ऐसे कुछ बाबा हैं जिन्होंने अपना अलग अलग पंथ बनाए हुए। जैसे एक है निरंकार, है ना, वो कहते हैं नहीं भगवान का कोई आकार नहीं है, तो उनके जो फॉलोअर्स है वो कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते, तो वो पंथ है, अलग पंथ है, हालांकि वो है हिंदूस। तो इसीलिए जिनको हिंदुइज्म जिनको रिलीजन के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन वो कुछ अलग से बिलीफ से। ठीक है। द फार्मर्स ग्रो डैश इन देयर फील्ड्स, क्रॉप्स इन द फील्ड होगा, और क्या होगा? यस। नेक्स्ट देखो सुनो, साल्वेशन बेटा मुक्ति, कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति। साल्वेशन के लिए क्या करोगे आप? द एक्ट ऑफ सेविंग और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्म, रिस्क और लॉस। भाई मेरा कुछ घाटा ना हो जाए, कोई रिस्क ना हो, है ना, तो इस तरह के जो फीलिंग होते हैं ना, उससे जो मुक्ति होता है उसको साल्वेशन कहते हैं, मोक्ष जिसकी प्राप्ति के लिए कहते हैं। तो मोक्ष का इंग्लिश हुआ साल्वेशन। खुशबू नहीं पता बेटा, ये सब अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप हिस्ट्री के टीचर से पूछिए, ये सब चीजें मुझे क्या पता। साल्वेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी को लॉस से या हार्म से या रिस्क से मुक्ति इज साल्वेशन, यानी मोक्ष। तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप लालच, ईर्ष्या, ये सब छोड़ दो, राइट। ऑफ कोर्स रितिका लाइव क्लास है। नेक्स्ट आओ, मेटिन्स एंड वेस्पर। बेटा चर्च में जो मॉर्निंग का प्रेयर होता है ना उसको मेटिन्स कहते हैं, और जो इवनिंग का प्रेयर होता है उसको वेस्पर कहते हैं। मॉर्निंग प्रेयर मेटिन्स, इवनिंग प्रेयर वेस्पर। मॉर्निंग प्रेयर इन अ चर्च, बेटा हम अपने धर्म की बात नहीं कर सकते कि हर धर्म की बात करेंगे, हम सिर्फ क्रिश्चियन की बात करेंगे तभी मेटिन कहना। एक सेकेंड को, ठीक है। और इवनिंग प्रेयर जो होता है बेटा उसको वेस्पर कहते हैं। डिवोटी श्रद्धालु, है ना, श्रद्धालु, श्रद्धालु का मतलब होता है जो डिवोशन देते हैं भगवान के प्रति, श्रद्धा में भरे हुए हैं, उनको डिवोटीज कहते हैं। कहते हैं ना हर साल लाखों डिवोटीज आते हैं अयोध्या,
तो क्या है, डिवोटीज कौन होंगे, श्रद्धालु। क्या है मतलब, अ स्ट्रॉन्ग एडमायरर और वन हु इज एन एंथुसियास्टिक, मतलब जोश से भरे हुए फॉलोअर ऑफ अ रिलीजन। ठीक है, समझ में आया। अब दीक्षा कह रही कि वॉल्यूम 2 में कौन कौन से चैप्टर है, मतलब मैं क्लास रोक के पहले दीक्षा को वॉल्यूम 2 की क्लासेस बताऊं, नहीं अननेसेसरी बात नहीं कर रहे हो। श्रद्धालु भक्त, यस पल्लवी, वेरी गुड। हेरिटेज, भाई आप का इतना रिच हेरिटेज है इंडिया में, देखते हो बहुत महान महान टेम्पल्स है। साउथ इंडिया में जाओ, बहुत सुंदर मॉस्क है ना। अगर नॉर्थ इंडिया में आप देखो, बहुत ही सुंदर चर्चेस भी है। अगर आप गोवा तरफ चले जाओ तो यहाँ का कल्चर कितना रिच है, यहाँ का हेरिटेज कितना रिच है। हेरिटेज क्या हुआ फिर, हेरिटेज हुआ जो आपकी विरासत है, जो ट्रेडिशन कल्चर जो आपका कंट्री कैरी करता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, विरासत। मैंने कहा कितने रिच कल्चर है आपके। जैसे मैं कल्चर बोलूंगी आप तुरंत चली जाओगी, यार इतना बड़ा बड़ा टेम्पल है ना, इतना सुंदर चर्च है, इतने सुंदर सुंदर मॉस्क है, यानी कि पूरा का पूरा जितना कल्चर है इंडिया का सबको लेके आओगे, है ना। देखो नेक्स्ट आओ, एक मिनट रुकना बेटा। नेक्स्ट आओ, कैथेड्रल, बहुत बड़ा जो चर्च होता है ना उसको कैथेड्रल कहते हैं। क्या कहा मैंने, बहुत बड़ा चर्च इज कैथेड्रल। तो आप इसी का एंटोनिम याद रख लेना, चैपल, अ स्मॉल चर्च। कैथेड्रल अ लार्ज चर्च, चैपल अ स्मॉल चर्च। ठीक है, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बेटा निंदा। यहां कहां से आ गया, लार्ज चर्च कैथेड्रल, स्मॉल चर्च चैपल। ठीक है, रिचुअल्स, जानते हो बहुत सारे लोग बुद्धिज्म जैनिज्म क्यों अपनाए थे पहले, क्योंकि उनको लगता था कि भाई हिंदू धर्म में इतने रिचुअल्स हैं, इतने कर्म कांड है कि अगर उसको फॉलो करें तो बहुत खर्च है। गरीब लोगों के पास पैसे नहीं थे, उनको लगा भाई इतना खर्च, इतने रिचुअल्स। रिचुअल का मतलब होता है बेटा अ वे ऑफ डूइंग समथिंग इन विच द एक्शन इज डन इन द सेम वे एवरी टाइम। मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि छोटी छोटी चीजों के पीछे इतने सारे कर्मकांड जुट गए थे ना। जैसे अगर किसी के हाथ से एक बिल्ली का हत्या हो जाए तो उसके पीछे बहुत बड़ा उसको पूजा आहुति और बहुत कुछ करना पड़ता था। तो रिचुअल होते हैं वही कर्म कांड छोटे छोटे जिससे मिलके वो पूरा का पूरा कंप्लीट वो प्रोसेस बना है। जैसे शादी में, आप शादी में देखोगे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे रिवाज होते हैं, पूरी रात भर शादी होती रहती है, नहीं तो वही रिचुअल है, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग इन विच द एक्शन इज डन इन द सेम वे एवरी टाइम। ठीक है, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज पर लोग अब अयोध्या जाएंगे। पिलग्रिमेज का मतलब क्या हो गया, तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा करने वाले को क्या कहोगे, पिलग्रिम। ठीक है, जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं ना, वैष्णो देवी जाते हैं, अब पिलग्रिमेज टू वैष्णो देवी। एंड हाउ मेनी पिलग्रिम्स गो टू वैष्णो देवी एवरी मंथ, मतलब कितने तीर्थयात्री जाते हैं हर साल।
हर महीने, ठीक है। सैंक्टम सैंक्टोरम, जो गर्भगृह होता है जहां पे एक्चुअली उस भगवान को स्थापित किया जाता है ना। कहते हैं ना मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। अयोध्या में भी मंदिर बहुत बड़ा होगा, लेकिन जहां राम जी होंगे और सीता और राम का एक गर्भगृह होगा जहां पे उनकी स्थापना होगी, है ना। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए टेम्पल वेयर द गॉड्स एंड गॉडेसेस आर प्लेस्ड, याद रखना, ठीक है, जहां पे देवी देवता को रखा जाता है। मंदिर तो बहुत भव्य, बहुत बड़ा होता है, लेकिन जहां पे उसको कहते हैं गर्भगृह, क्योंकि गर्भ मतलब समझते हो ना, जहां पे बच्चा होता है शरीर में, वो गर्भ होता है। तो वैसे मंदिर में जहां पे मेन भगवान होंगे वो गर्भगृह कहते हैं उनको, ठीक है। देखो नेक्स्ट आओ, स्टैच्यू एंड आइडल। अगर आप पूछोगे कि मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पहले बताओ। किसी की भी मूर्ति बना दो, स्टैच्यू हो गया, है ना। अब देखो जैसे बहुत जगह पे आपको महात्मा गांधी की मूर्ति दिखोगे तो क्या कहोगे, स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, है ना। स्टैच्यू किसी का भी आप अगर बनाओगे, मूर्ति बनाओगे, वो स्टैच्यू होगा। लेकिन अगर वही कृष्ण का हुआ तो स्टैच्यू नहीं कहोगे, क्योंकि उसको उठा के लाके कहीं स्थापित कर दोगे तो वो आइडल हो जाएगा। IDOL में ओ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, याद रखना। आइडल इसका मतलब मूर्ति जिसकी आप पूजा करते हो, और स्टैच्यू मूर्ति। देखो, अ फिगर ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल दैट इज मेड ऑफ स्टोन और मेटल, वही स्टैच्यू। एन आइडल, अ स्टैच्यू दैट पीपल ट्रीट एज अ गॉड। तो आइडल से बना हुआ बेटा वर्ड है आइडलेट्री। आइडल का मतलब हो गया क्या, मूर्ति जिसकी पूजा होती है। तो मूर्ति पूजन को क्या कहेंगे, आइडलेट्री, है ना। नेक्स्ट वर्ड बहुत फेमस वर्ड है, ब्लास्फेमी एंड सैक्रिलेज। खासकर ब्लास्फेमी बहुत फेमस है, क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ है यार कहीं कहीं, और वहां पे अगर आप उनके ईश्वर के खिलाफ कुछ बोल दोगे, फांसी की सजा है। सो ब्लास्फेमी क्या है, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट गॉड, यानी किसी ईश्वर के लिए आप अब शब्द का इस्तेमाल करते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्फेमी। राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन अ वे दैट शोज डिसरेस्पेक्ट, इसके लिए दो वर्ड है, ब्लास्फेमी, सैक्रिलेज। इसको एक और वर्ड से कहते हैं प्रोफेनी। ये देखो, यस पल्लवी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वेरी गुड, ठीक है बेटा। आइकनोक्लास्ट हो गए जो परंपरा को नहीं मानते। यहां ब्लास्फेमी तो आप उनकी निंदा कर दे रहे हो, आप शब्द बोल दे रहे हो। राजकुमार पढ़ाई कर लो, ठीक है। IDLE बेटा, रोशन, बेकार, बिना काम का बैठे हुए हो, आइडल। आई एम सिटिंग आइडल, मेरे पास कोई काम नहीं है। IDOL मूर्ति, ठीक है ना। आइडियल सिद्धांत हो जाता है। यस कल्पना, फिनिश हो गया है। प्रोपगेट, आपके पास पूरा संवैधानिक अधिकार है टू प्रोपगेट योर रिलीजन, अपने धर्म का प्रचार करने का। मेरा धर्म देखो कितना अच्छा है, तो क्या है ये, प्रोपगेशन ऑफ वंस रिलीजन। आप किसी और के धर्म की निंदा नहीं कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार तो कर ही सकते हो। कम्युनिकेटिंग आइडियाज और बिलीव्स इन ऑर्डर टू मेक अदर्स अट्रैक्ट टू देम, प्रोपगेट, ठीक है। टू कम्युनिकेट आइडियाज और बिलीव्स इन ऑर्डर टू मेक अदर्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स देम, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोपगेट। So what is propagate? It is just spreading the importance of your own God, है ना। तो you can practice and propagate your religion, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। प्रैक्टिस मतलब मैं हिंदुइज्म का प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड प्रोपगेट सबको बताऊंगी भाई देखो हिंदुइज्म कितना बढ़िया है,
है ना। तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी वही कर रहे थे, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। अब अगर आप अट्रैक्टेड होके अगर आप क्रिश्चियन बन गए तो उसमें वो क्रिश्चियन मिशनरीज का कोई हाथ नहीं है भाई, उन्होंने अच्छाई बताई अपने धर्म की, अब आप अट्रैक्टेड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 41 to 45। प्रॉफिट, बेटा कोई भी धर्म में है ना, जैसे जनरली आप मुस्लिम धर्म में भी देखोगे, माना गया कि भाई ठीक है एक अल्लाह है, वो तो खैर खुदा ही है, लेकिन उनके बारे में बताने के लिए कि वो क्या थे, उनकी क्या टीचिंग थी, प्रॉफिट्स आते हैं हर समय। कुछ कुछ काल के बाद कोई एक प्रॉफिट आता है, किसी भी धर्म का माना जाता है, और वो बेसिकली कौन होते हैं, वो खुदा या ईश्वर के बंदे होते हैं, जो आके आपको बताते हैं कि देखो इस खुदा में या इस भगवान में ये खासियत थी। और वो बार बार जो प्रॉफिट आते हैं ना, तो कहते हैं उनको भगवान ही भेजे होते। सो प्रॉफिट कौन है? अ पर्सन हु इज सेंट बाय गॉड टू टीच पीपल एंड गिव देम मैसेजेस, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ढोंगी लोग भी होते हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो मैसेंजर ऑफ गॉड हूं, जबकि प्रॉफिट जो होते थे एक्चुअली दे वर मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जो भगवान के बनाए हुए रास्ते को दिखाने के लिए दुनिया में जन्म लेते थे, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे आपने नाम लिया पैगंबर, बिल्कुल सही है, फाइन। प्रीस्ट, सन्यासी साधु को प्रीस्ट कहते हैं, है ना। अब अगर कहोगे मैम प्रीस्ट जो होते हैं क्रिश्चियन में कौन होते हैं, बेटा चर्चेस में फादर होते हैं, है ना। जैसे मंक्स होते हैं, जैसे साधुस होते हैं, वो सब क्या है, प्रीस्ट है। राज क्या हो गया बेटा, देखो अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस सेरेमनीज, पुजारी को प्रीस्ट कहते हैं। सीयर, SEER, ऐसा पुजारी, ऐसा सन्यासी जो आपको भविष्य बताए। जैसे कहते हैं कि जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो एक सीयर आया था और उसने कहा था उसको देखकर कि ये बालक तुम्हारा शासन नहीं संभालेगा, है ना, तुम्हारा राजपाट नहीं संभालेगा। उसके पिता बहुत दुखी हुए थे कि मेरा बेटा मेरा राजपाट नहीं संभालेगा, उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ पहुंचने वाला है, ठीक है। तो वही सीयर होते हैं जो बताते हैं कि प्रेडिक्ट कर देता है वो फ्यूचर की क्या होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। श्राइन, श्राइन अभी आया था ना, नाइन्थ में श्राइन आ चुका है, रिपीट हो गया है श्राइन। ठीक है मनीष, देखो बेटा स्पोकन बहुत सारा यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है। सेक्रेड, होली, पवित्र, ठीक है ना, कनेक्टेड विद गॉड और रिलीजन, एंड आप कह सकते हो पवित्र, बेसिकली होली या सेक्रेड। कोई भी चीज जो पवित्र होता है ना, तो हम कहेंगे भाई पवित्र है तो प्योर बोलो, अपवित्र है तो इम्प्योर बोलो। अब मैं कह रही नहीं, भगवान से रिलेटेड की बात कर रही हूं भाई। होली प्लेस, पवित्र स्थान है ये, तो आप थोड़ी कहोगे प्योर प्लेस, होली प्लेस, क्योंकि भगवान से रिलेटेड है, इसीलिए पवित्र लेकिन प्योर एंड कनेक्टेड विद गॉड और रिलीजन। याद रखना, यहां पे लिख देना प्योर एंड कनेक्टेड विद गॉड और रिलीजन, वो है। नेक्स्ट आओ जरा इसको देखो, एक मिनट रुकना।
हम्म इसमें प्रोफेनिटी करो, प्रोफेनी तो प्रोफेन होता है, प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी बेटा वही ब्लास्फेमी, जहां पे मैंने आपको लिखाया था ब्लास्फेमी, सैक्रिलेज और प्रोफेनिटी, तीनों एक साथ लगा दिया। इसको लिखने की फिर अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। प्रोफेनिटी इज वही सेम एक्ट दैट शोज डिसरेस्पेक्ट फॉर ए रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। टेस्टामेंट बेटा ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, अब देखोगे क्रिश्चियंस का है। ओल्ड टेस्टामेंट बहुत कुछ है उसमें, मुस्लिम्स के साथ कॉमन दिखेगा आपको। न्यू टेस्टामेंट यानी कि कुछ नए बिलीव्स है और उसके बाद उसको फॉलो करने लगे क्रिश्चियंस। तो टेस्टामेंट वही है, सेट्स ऑफ बिलीव्स, यानी कि ऐसे मान्यताएं या विश्वास। तो उन लोग ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट यूज करते हैं। कॉन्ग्रीगेशन बेटा सत्संग, याद है आपको वोकैबुलरी में कराया है मैंने। फोरम, प्लेस ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ रिलीजियस मीटिंग, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन होता है रिलीजियस मीटिंग। चैपल आ गया स्मॉल चर्च, है ना। एंड एबी बेटा क्या है, लार्ज चर्च। तो बोलोगे लार्ज चर्च तो कैथेड्रल था। यहां पे सुनो, विद अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ मंक्स और नन्स लिव। जहां पे आप एक लार्ज चर्च देखोगे, उसके साथ कुछ बिल्डिंग्स होंगे जहां पे नन्स रहेंगी, या कुछ बिल्डिंग्स होंगे जहां पे मंक्स रहेंगे। तो कंप्लीट टोटल जो होता है ना उसको एबे कहते हैं। बिग चर्च कैथेड्रल, स्मॉल चर्च चैपल, और चर्च विथ बिल्डिंग्स फॉर द मंक्स और नन्स टू लिव, वो एबे। समझ में आया रंजन? ठीक है, खाली वो बिल्डिंग जहां पे नन्स रहती है उसको कॉन्वेंट कहोगे। नेक्स्ट देखो, ऑफ कोर्स अंकुर 20 शीट्स तो मैंने आपको दे ही दिया है। पल्लवी टेम्पल अलग हो गया बेटा, श्राइन तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी रिलीजन के लिए। सुनो, आइकन का मतलब होता है प्रतीक। जहां भी आइकन होना समझ जाना, सिंबल्स हो, इमेजेस हो, प्रतीक यानी कि सिंबल्स। आइकनोमैकी, इसका मतलब जब ऐसे कुछ सिंबल्स या प्रतीक हो जो भगवान से संबंधित हो और उसके प्रति एकदम दुश्मनी। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप कहोगे, जैसे जितने भी ज्यूस के रिलीजियस प्रतीक थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि उनको क्या था, दुश्मनी था, हॉस्टिलिटी था, यानी दुश्मनी था। ठीक है, तो किसी भी इमेज या आइकन्स के वर्शिप से दुश्मनी इस आइकनोमैकी। और आइकन का मतलब ये हो गया सिंबल्स और आइकन्स। देखो, ठीक है। पीयू बेटा ऐसा कुछ नहीं, हर चीज का रूट मत पूछो। अब PEW, वुडन चेयर लगे होते हैं चर्च में, उसमें से किसी एक को बोलोगे तो लॉन्ग वुडन सीट इन अ चर्च इज पीयू। सर्मन, जो उपदेश दिया जाता है ना, रिलीजियस जो धार्मिक टीचर होते हैं, है ना, धार्मिक कोई गुरु होते हैं, उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसको सर्मन कहते हैं। अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट
दैट इज गिवन एज अ पार्ट ऑफ सर्विस इन चर्च। आप गुरुद्वारा कह दो, टेम्पल कह दो, कहीं पर भी वो धार्मिक प्रवचन, जो प्रवचन देते हैं ना गुरु, कौन गुरु? धार्मिक गुरु, उसको कहते हैं सर्मन। एपोस्टेट, जब अपने धर्म को त्याग कर किसी और के धर्म में आप चले जाते हो तो आप एपोस्टेट कहलाते हो। हालांकि एपोस्टेट का मीनिंग मैंने पहले 20 शीट्स में कराया है। जो अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपना ग्रुप, अपना रिलीजन का त्याग करके दूसरों में चले जाए, वो टर्न कोट का सिनोनिम में एपोस्टेट लिखा था। हालांकि एपोस्टेट एग्जैक्ट वर्ड होता है जब धर्म को छोड़ देते हैं। देखो, लेकिन फिर भी इसको हमने पूरा कंप्लीट में दिया है। वन हु बिट्रेस, यानी कि धोखा देना। डिसर्ट मतलब होता है त्याग देना। हिज रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी और फ्रेंड्स, टर्न कोट, जिसको आप कहोगे डिसर्टर। डिसर्ट करना यानी त्याग देना, तो डिसर्टर हो गया। ठीक है ना? देखो, पैगन, पैगान या पैगन। बेटा अगर आप कोई क्रिश्चियन नहीं हो, ज्यू नहीं हो, मुस्लिम नहीं हो, हिंदू नहीं हो, और फिर कोई धर्म का नाम लोगे तो मुझे लगेगा भाई ये कौन सा धर्म है ना? क्योंकि मैं तो मेन रिलीजन्स जानती हूँ। फिर आप अपने भगवान को दिखाओगे, मैं कहूँगी भाई ये तो मुझे अजीब सा लग रहा है ना, देख के ही अजीब सा फीलिंग आ रहा है, बाप रे कैसा भगवान है इसका। तो मैं आपको कहूंगी ही इज अ पैगन। पैगन का मतलब हो गया बेटा वो किस धर्म का है मुझे नहीं पता। ठीक है ना? दिस मीन्स, देखो क्या है, वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी पॉलिटिकल रिलीजन, एनी पॉपुलर रिलीजन। ठीक है? जनरली जानते क्या है, जैसे ओलंपिक्स ग्रीस में शुरू हुआ था। 100 साल तक ग्रीस में ओलंपिक बहुत फेमस रहा, और जो ये वेस्टर्न कंट्रीज थे वो देखते भी थे, यार बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजेदार खेल है सब कुछ, लेकिन वो सटते नहीं थे उनसे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भाई ग्रीस में पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं किस की पूजा करते हैं, कुछ शैतान की पूजा करते हैं क्या, तो उन लोग से दूरी बना के रखते थे। क्योंकि जो रिलीजन किसी के समझ में नहीं आता ना, वो उसको पैगन बोल देते हैं। पैगनिज्म, धर्म को, और उस व्यक्ति को पैगन। देखो, अब कुछ लोग कह रहे हैं मैम ताजमहल क्या है? बेटा ताजमहल मस्जिद नहीं है, वो कब्र है। ठीक है? और बहुत ग्रैंड लेवल से बना हुआ कब्र है, बहुत ही भव्य कब्र होता है ना, उसको मौसोलियम कहते हैं। टूम का मतलब होता है कब्र, और बहुत ग्रैंड लेवल पे जो कब्र होते हैं वो मौसोलियम होते हैं। देखो, बोलो समझ में आया? हो गया?
ठीक है। शिवांक, जब कुछ पढ़ाते ना बेटा पहले उसको पढ़ो। तुम्हारा मैसेज तब से मैं देख रही हूँ, तुम कॉम्प्रिहेंशन को लेकर परेशान हो। खत्म है ये वाला पोर्शन खत्म है। हाँ, एक सेकंड रुकना बेटा, अभी रुको। टूम स्टोन क्या होता है बेटा? टूम मतलब हो गया कब्र। कब्र पे एक स्टोन जो होता है ना, जिसपे सारे लिखे रहते हैं, कब पैदा हुआ कब मरा, उसको। चलो लगा दो। देखो। अच्छा, देखो ये जो चैप्टर है ना इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, बेटा ये आपके फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी टूल जिससे कुछ मेजर किया जाता है। यंत्र होता है जिससे हम कुछ नापते हैं या मापते हैं। अब याद रखना, इन सब में आपको एक वर्ड दिखेगा, मीटर। मीटर का मतलब ही होता है, मीटर जहां दिखे, METER, ये इंस्ट्रूमेंट है। METRE, बेटा ये होता है यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, ऑल्टी वर्ड हमेशा हाइट बताता है। मतलब मैं जितना रूट है मैं बात कर दूं आपको। ग्राफ कोई भी चीज राइटिंग, ठीक है, और आ जाओ, एरोमीटर, बेटा ये गैस या गैस की जो डेंसिटी होती है उसको एरोमीटर कहते हैं, जो नापता है उसको। अभिषेक, यस बेटा, ऑल्टीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट जो हाइट नापता है, वो ऑल्टीमीटर हुआ। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बार आ चुका है, ये तो फिजिक्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एमीटर से हम क्या नापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं। और एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? विंड, यानी कि पवन की वेलोसिटी कितनी है, वो एनीमोमीटर से नापते हैं। अब बेटा जो उसका एक ग्राफ बनता है ना, उसको एनीमोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आप ये ग्राफ वर्ड या मीटर दोनों में से कोई एक रखो बस। ठीक है, नेक्स्ट, बैरोमीटर। अगेन आओ, बैरोमीटर क्या करता है बेटा? वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर प्रेशर को मेजर करता है, और जो उसका ग्राफ बनता है उसको बैरोग्राफ कहते हैं। ठीक है, क्लॉक या क्रोनोमीटर मेजर्स टाइम। ठीक है, कंपस बेटा डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट, वो नॉर्थ और साउथ को पॉइंट आउट कर देता है सीधा। क्रायोमीटर बहुत ही लो टेम्परेचर को नापते हैं क्रायोमीटर से। देखो, एक सेकंड बेटा,
नेक्स्ट आप साइटोमीटर। बेटा साइटो वर्ड हैज कम फ्रॉम सेल। ये क्या करता है? काउंट करता है सेल्स को। डेंड्रोमीटर, बेटा डेंड्रो वर्ड हैज कम फ्रॉम ट्री। याद रखना इसको भी। साइटो हैज कम फ्रॉम सेल। साइटोलॉजी में क्या पढ़ते हो? स्टडी ऑफ सेल होता है, ठीक है। डेंड्रो हैज कम फ्रॉम ट्री। ये ट्री का डायमेंशन मेजर करता है, कितना चौड़ा है ट्री, डायमेंशन मेजर करता है। इलेक्ट्रोमीटर, बेटा ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर करता है। जो समुद्र होते हैं उसकी गहराई को मेजर करने के लिए फैटोमीटर ओशन के डेप्थ को मेजर करता है। गैलेक्टोमीटर, आप समझते हो ना, जैसे कहते हैं ना गैलेक्टो, जैसे ये लैक्टो वर्ड समझोगे दूध में आ जाना, है ना, तो वो क्या करता है? मिल्क का स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है। उसी से आप पता चल जाता है आपको कि मिल्क में कितना पानी मिला हुआ है। गैल्वेनोमीटर, बेटा इलेक्ट्रिसिटी मेजर करता है। ग्लूकोमीटर ब्लड ग्लूकोज को मेजर करता है। देखते हो मशीन आता है तो से एक छोटा सा बस प्रिक करता है और थोड़ा सा खून लेके वो मेजर कर देता है कि आपके शुगर में, आपके ब्लड में कितना शुगर है। हेलियोग्राफ, बेटा हेलियोमीटर जो होते हैं ना, वो सनलाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है और वो जो ग्राफ होता है उसमें वो बताता है, उसमें पोर्ट्रे करता है। हाइड्रोमीटर लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, कितना वो गाढ़ा है, कितना पतला है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो पानी की मात्रा बता देता है उसमें, उस लिक्विड में। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, आज टेम्परेचर में कितना ह्यूमिडिटी है। ज्यादा ह्यूमिडिटी रहता है तो पता है ना आपको बहुत पसीने आएंगे, है ना, क्लियर। लैक्टोमीटर, बेटा गैलेक्टोमीटर और लैक्टोमीटर, देखो ये देख रहे हो लैक्टोमीटर, यहां पर भी आ रहा था ना, कहां गया? देखो गैलेक्टोमीटर एंड लैक्टोमीटर दोनों सेम काम कर रहा है, नहीं। मैनोमीटर गैस प्रेशर को मेजर करता है। माइक्रोनोमीटर बहुत छोटा पीरियड ऑफ टाइम, माइक्रो सेकेंड्स को मेजर कर लेता है। ओडोमीटर आपके गाड़ी में होता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने वो बताता है। ऑप्टोमीटर ऑप्टिक, आंख से रिलेटेड होता है। टेस्टिंग विजन होता है, ये टेस्ट करता है ऑप्टोमीटर विजन को, ठीक है। फोनोमीटर, बेटा फोनो हैज कम फ्रॉम द रूट इज साउंड, तो ये साउंड के लेवल को मेजर करता है। फोटो हैज कम फ्रॉम लाइट, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में प्लांट सिंथेसिस करता है फूड का। फोटोमीटर लाइट इंटेंसिटी मेजर करता है। पायरोमीटर बेटा वेरी हाई टेम्परेचर, याद है ना, ये बताया था क्रायोमीटर वेरी लो टेम्परेचर एंड पायरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि पायर वर्ड का मतलब होता है आग, ये आग का रूट है। एक आपके शीट में भी है 1 to 20 शीट में। नेक्स्ट आओ राइनोस्कोप, राइनो हैज कम फ्रॉम नोज। राइनोसेरस जानते हो ना, जिसके नाक पे ऐसे सिंग रहता है ना, वहीं से आया है राइनो वर्ड। देखो जब नाक से ही आया हुआ वर्ड है। राइनोस्कोप ये एग्जामिन करता है नोज को, ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप, राइनोस्कोप। सिज्मोग्राफ, बेटा 2 वर्ड याद रखना, रिक्टर स्केल, सिज्मोग्राफ, ये रिलेटेड टू अर्थक्वेक है। देखो रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक, सिज्मोग्राफ एंड रिक्टर स्केल, मैंने बताया था आपको नहीं, रिक्टर स्केल पे सिज्मोमीटर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करता है। सेरीमीटर क्वालिटी ऑफ सिल्क, सेरीकल्चर याद है ना, सिल्क का उत्पादन सेरीकल्चर में आता है, वही है सेरीमीटर, सिल्क के क्वालिटी को टेस्ट करता है। सोनोग्राफ, बेटा सोनो हैज कम फ्रॉम द वर्ड साउंड, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स एंड एनालिसिस ऑफ साउंड ये सोनोग्राफ करता है। स्पेक्ट्रोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, और स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रो वर्ड आ गया है ना, स्पेक्ट्रम जानते हैं ना, व्हाइट लाइट का
7 कलर्स का जो बैंड होता है उसको सबका वेवलेंथ मेजर करना, दैट इज स्पेक्ट्रोमीटर करता है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, वो एक स्पेक्ट्रा बनाता है डिस्पर्सिंग रेज ऑफ लाइट। वो जो करता है वो स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं। देखो सबका रूट आपको दिख रहा है, सेरी सिल्क का दिखा, सोनो साउंड का दिखा, रिकॉर्ड्स, ठीक है। स्पेक्ट्रो हैज कम फ्रॉम स्पेक्ट्रम, नहीं, राइनो हैज कम फ्रॉम नोज, लैक्टो जहां भी दिखे मिल्क समझ लेना, माइक्रो का मतलब हो गया बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, है ना। ऑप्टो हैज कम फ्रॉम आई साइड, नेक्स्ट आप स्पिग्मोमैनोमीटर, याद रखना इतना लंबा चौड़ा है। ब्लड प्रेशर नापने वाला जो मशीन होता है ना, जिससे आप फुलाते हो, फिर होता है ना वो धीरे धीरे हवा निकलता है, फिर ब्लड प्रेशर आता है। कितना बड़ा नाम है देखो, स्पिग्मोमैनोमीटर। टेलीस्कोप, दूर की चीजें देखते हो, चांद तारों को जो देखते हो, कैसे देखते हो, टेलीस्कोप से। थर्मोमीटर, ये टेम्परेचर नापता है, थर्मा हैज कम फ्रॉम द वर्ड टेम्परेचर। यूरोमीटर रेनफॉल मेजर करता है, एंड वोल्टामीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। देखो विंड वेन, ये एक ऐसा होता है, देखोगे कई बार ओपन फील्ड में एक मुर्गा बना रहेगा, नहीं, वो जिस तरफ डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगा उसका मुंह समझ आना उधर ही आज हवा बह रही है, नहीं। तो विंड वेन क्या करता है, वो विंड का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। बस खत्म हो गया, ये दोनों हमने खत्म कर दिया आज, बस इतना ही रहने दो आज।